हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट बहुत पहले से आ रही थी, लेकिन इसके लिए हमें टेंसेस पार्ट हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी था, वर्ब्स के फॉर्म क्लियर होना बहुत जरूरी था। तो ये दोनों के ऊपर ही वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो मेरे चैनल में जाके इसकी वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको इससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अपने अपने कुछ रूल्स हैं जिसको रटना पड़ता है, उसके बाद वो इजी हो जाता है। बट इन माई केस आई डू नॉट बिलीव इन रोट मेथड, तो मैंने कुछ 3 सिंपल स्टेप्स इसके बनाए हैं जिसके ऊपर आपका पूरा एक्टिव एंड पैसिव इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं वो रूल्स आखिर हैं क्या। सिर्फ 3 बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है हमारा कि सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट दिया होगा और जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा हम उसकी अदला बदली कर लेंगे। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे भेज देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। अब आई होप आपको ये तो पहचानना आता ही होगा ना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात होती है, और ऑब्जेक्ट जो भी बात होती है, जैसे जिसके बारे में, जैसे मैंने बोला राम गेट अ बॉल, तो राम सब्जेक्ट हो गया और बॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट इसका स्टेप होता है 1 स्टेप फॉरवर्ड। अब ये 1 स्टेप फॉरवर्ड क्या है? 1 स्टेप फॉरवर्ड आपको शायद याद होगा, जब मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस पढ़ाया था तो उसकी 4 फर्दर कैटेगरीज थी। जैसे प्रेजेंट की 4 फर्दर कैटेगरीज क्या होती है? पहले इंडेफिनिट था, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर, इनका जो कंटिन्यूएशन होता है वो यही रहेगा। पहले इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को देख के ये पहचानना है कि आखिर कौन से टेंस का है। और जैसे ही आपने ये पहचान लिया, बस आपके माइंड में क्लिक करेगा, अच्छा ये इंडेफिनिट का है तो एक स्टेप आगे मुझे कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। अच्छा ये परफेक्ट का है तो मुझे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। ठीक, लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का होगा तो कॉन्टिन्यूअस में आप 1 स्टेप फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें भी एक छोटी सी कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये है कि जब सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूअस में होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस में आप 1 स्टेप फॉरवर्ड नहीं करोगे। 1 स्टेप फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब हम वो सेंटेंस करेंगे तब समझेंगे, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अभी बस आप इतना ध्यान रखो, हम 1 स्टेप फॉरवर्ड करते हैं लेकिन कंटिन्यूएशन के केस में नहीं करते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस की वैरायटी आएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि हम उसमें क्या करते हैं। ठीक, थर्ड स्टेप है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय का यूज। मतलब चाहे सेंटेंस में जो भी वर्ब दी हो, जिस भी फॉर्म में दी हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ ये पहचानने के लिए हेल्प करेगी कि वो कौन से टेंस का है। लेकिन जब आप एक्टिव से पैसिव में जाओगे, जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है और कहीं दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ ना, जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, प्ले, प्लेड, प्लेड, डू, डिड, डन। तो जो थर्ड फॉर्म होती है सिर्फ और सिर्फ हमें उसका यूज करना है। ठीक, अब चले, ये तीनों स्टेप आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इन्हीं स्टेप का यूज करते हुए मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिया है। अभी इसकी हम प्रैक्टिस तो बहुत सारी करेंगे, लेकिन अभी इस सेंटेंस में मैं बस आपको ये समझाना चाहती हूँ कि एक्टिव एंड पैसिव इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। अगर आप इन स्टेप्स का यूज करते हो तो देखो कैसे बनता है, बहुत इजीली। सबसे पहले लिखा है राम प्लेज क्रिकेट, तो सबसे पहला काम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की अदला बदली करो। तो भैया इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ठीक, तो राम को क्रिकेट की जगह पे ले जाओ, क्रिकेट को राम की जगह पे ले आओ। ठीक है, कर देते हैं, कर दिया। अब दूसरा स्टेप बोल रहा है 1 स्टेप फॉरवर्ड, तो पहले पता तो करो ये कौन से टेंस में है। अब देखो, राम प्लेस, SEIS का लगना या SEIS का ना लगना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लगना। ठीक, ये किस चीज का इंडिकेट करता है कि जो भी सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। याद करिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते थे? एस का यूज होगा या एस का यूज नहीं होगा, डू का यूज होगा या डस का यूज होगा। ठीक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती थी। तो वो सारी चीजें इससे मैच कर रही हैं, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब बताइए मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी? इज, एम, आर। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने इज का यूज कर दिया। अब सेकेंड ऑप्शन का भी काम खत्म। अब थर्ड में आ जाओ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है भैया? प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्ले, तो इज प्लेड। और मैंने कहा था बाय का यूज आपको करना है, लो बन गया, कितना इजिली।
कुछ भी नहीं है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स का यूज करा है, उन स्टेप का यूज करके हमने बहुत इजीली सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, नेगेटिव, वो सारी वेराइटी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलिए इसके कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, एक्टिव एंड पैसिव हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे, जिससे जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं। एक्टिव एंड पैसिव हमारे सिर्फ 3 रूल्स पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की अदला बदली, 1 स्टेप फॉरवर्ड, थर्ड होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज। ठीक है, सिर्फ इन 3 स्टेप का यूज करके देखिएगा हम ये सारे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, एक्टिव से पैसिव। सबसे पहले है द कंपनी रिपेयर्स इंजन पार्ट। सबसे पहले इसमें आपको ये पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो द कंपनी, जिसकी बात होती है वो सब्जेक्ट होती है, और जो कुछ बात होती है वो क्या करती है, इंजन पार्ट को रिपेयर करती है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और द कंपनी हो गया हमारा सब्जेक्ट। और ये जो है रिपेयर करना मतलब वर्ब। वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड। अब क्या होता है, एक्शन वर्ड, मतलब जिन वर्ड से आपको ये पता चले कि सेंटेंस में आखिर क्या काम हो रहा है, वो होता है हमारा वर्ब। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की अदला बदली। ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, इंजन पार्ट्स वो इधर आ गया, और सब्जेक्ट पलट के उधर चला जाएगा, द कंपनी। काम खत्म। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वर्ब में क्या करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ये SEIS जहाँ लगा हो वो कौन सा वर्ब होता है, वो कौन सा टेंस होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जहां पर भी SEIS लगा हो या ना लगा हो, या सिंपल फॉर्म ऑफ अगर वो अब आई हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के तुरंत बाद क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। ये पार्ट्स ज्यादा है ना, तो आर लग जाएगा। ठीक, ये भी दूसरे स्टेप का भी काम खत्म। थर्ड स्टेप बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज। वर्ब क्या है, रिपेयर, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिपेयर्ड, बाय का यूज करना ही है द कंपनी। क्यों, कितना इजी बन गया, इंजन पार्ट्स आर रिपेयर्ड बाय द कंपनी। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज आपको बहुत आराम से समझ आई होगी। ठीक, चलिए अभी ये दोनों मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि इसके रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। लास्ट वाला पहले बनाते हैं। दे स्टिच द क्लोथ इन दैट रूम। सब्जेक्ट कौन है, जो उसकी बात हो रही है। स्टिच क्या है, यहाँ वर्ब है। द क्लोथ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। ये जो होता है ना एक्स्ट्रा, मतलब इन दैट रूम, एवरीथिंग, या इस टाइप की जो चीजें होती है ना, जो आपके सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा एक्सटेंड मटेरियल होता है, ये एज इट इज आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये एज इट इज ही रहता है। ठीक है, तो पहले इसमें चेंज कर लेंगे। द क्लोथ इधर ले आएंगे। देखा, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा देम, ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, शी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर, ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बना, देम। ठीक है, द क्लोथ यहाँ आ गया और देम, इसका काम हो गया। अब सेकंड रूल बोलता है एक स्टेप फॉरवर्ड। स्टिच सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके एक स्टेप आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। सिंगल है, द क्लॉथ इज। अब थर्ड रूल बोलता है कि जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, स्टिच है ना, उसका थर्ड फॉर्म होता है स्टिच, बाय का यूज होगा। द क्लोथ इज स्टिच्ड बाय देम, और बाकी ये जो था इसको आप एज इट इज रखो, इन दैट रूम, इससे कोई मतलब नहीं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम इन दोनों सेंटेंस को देखेंगे, इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है और वो हम समझते हैं कैसे। क्लीन योर रूम बिफोर द गेस्ट अराइव। ठीक है, यहाँ पर योर रूम ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पे ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट हम मान लेते हैं यू। ठीक, और ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर जगह ऑब्जेक्ट के मतलब लगाना कंपलसरी, आपका जो सब्जेक्ट है उसका आना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। योर रूम उठ के पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बिफोर द गेस्ट अराइव है ना, ये भी इसकी तरह एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि एज इट इज ही रहने वाला है। एक्स्ट्रा चीजें, इसका कोई भी रिलेशन ना ऑब्जेक्ट है इसमें ना, यहाँ पे क्लीन आपकी हो जाएगी वर्ब, तो इसका तो कोई भी यहाँ रोल प्ले नहीं है, ये एज इट इज आएगा। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपसे कह रही हूँ क्लीन योर रूम, शट द डोर, ये एक तरीके से मैं आपको कमांड दे रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर देना, अगर मैंने बोला क्लीन योर रूम, तो
अगर मैं इसको ऑर्डर के फॉर्म में बोलूंगी तो मैं कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारा रूम क्लीन हो जाना चाहिए। पैसे में ऐसे ही तो होगा। अब चाहिए की इंग्लिश दो होती है, एक होता है शुड और एक होता है मस्ट। अब हम इसको क्या करें, योर रूम मस्ट बी क्लीन करें या शुड बी क्लीन करें। शुड वहां आता है जहां पे हो जाना चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं अगर नहीं हुआ तो, लेकिन मस्ट वहां आता है अगर नहीं हुआ तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि गेस्ट के आने से पहले रूम क्लीन, तो एक थोड़ा सा एक तरीके से कंपल्शन आ रहा है। तो जब कंपल्शन वाले केस में होगा तो हम मस्ट लगाएंगे। और पैसिव में हमेशा जब भी मस्ट, कैन या शुड इस टाइप के कोई भी वो आता है आपका मॉडल, तो उसके साथ हम बी जरूर लगाते हैं, ठीक है। योर रूम मस्ट बी वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो था ही नहीं, योर रूम मस्ट बी क्लीन। मैंने कहा था जब सब्जेक्ट ना हो यू मान सकते हैं, तो या तो योर रूम मस्ट बी क्लीन बाय यू कर सकते हो, लेकिन हम कई बार इसको ओमिट कर देते हैं, उसको हम नहीं रखते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। योर रूम मस्ट बी क्लीन, बाकी ये जो था इसको हम एज इट इज रखेंगे, बिफोर द गेस्ट अराइव। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब है नेक्स्ट है हमारे पास, राम्या इज गोइंग टू प्रिपेयर द सैलड, ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ खाली कर लेती हूँ, स्पेस है नहीं। राम्या इज गोइंग टू प्रिपेयर द सैलड, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, द सैलड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें वर्ब क्या था, मैंने आपको बताया था जो काम होगा। आप देखोगे गोइंग भी है, प्रिपेयर भी है, तो अब हम वर्ब किसको माने। पहली बात तो वर्ब का कॉन्सेप्ट समझो। वर्ब दो टाइप की होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक इनफाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो होती है बेटा जिसमें सब्जेक्ट का अफेक्ट पड़ता है, और इनफाइनाइट वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। नहीं समझा, आपको समझाती हूँ। अगर मैंने बोला राम्या इज गोइंग टू प्रिपेयर, और अगर मैं बोल दूं दे, अगर मान लो मैं लिख दूं दे, तो यहाँ हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा गोइंग टू प्रिपेयर। तो अल्टीमेटली ये इससे आर बदल गया, लेकिन क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा। या अगर मैं बोल दूं दे हैड गॉन टू प्रिपेयर, अब देखो अब तो इसमें भी चेंज आ गया, इसमें भी चेंज आ गया, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो जो वर्ब अपने आप को चेंज कर रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो होती है फाइनाइट वर्ब, और जिसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो होती है हमारी इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझ आ गया। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सेंटेंस की तरफ, कैसे इसका पैसिव बनता है। तो राम्या इज गोइंग टू प्रिपेयर द सैलड। कभी भी ऐसा केस हो जब आपको दोनों टाइप के वर्ब दिख रहे हो, फाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी, तो यहाँ पर आप इसको कंटिन्यूटी, आप बोलो मैम ये कॉन्टिन्यूस है, तो आपने कहा था कॉन्टिन्यूस का रूल, वैसे मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, और मैं आपको तभी बताऊंगी जब कॉन्टिन्यूस को कोई सेंटेंस अभी करवाऊंगी, ठीक है, वरना फिर वो कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। तो राम्या इज गोइंग टू प्रिपेयर द सैलड, पहले तो इसको इधर उधर कर लो, द सैलड इधर ले आओ, और भैया राम्या इधर आ जाओ। पहला स्टेप तो खत्म। दूसरा स्टेप बोलता है कि एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, लेकिन हमें तो यहाँ पे टेंस की तो प्रॉब्लम आ रही है, हम नहीं फिगर आउट कर पा रहे ना, हमारे दो वर्ब हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में वर्ब को एज इट इज रखेंगे और बस टू बी लगा देंगे। द सैलड इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड बाय, स्पेस कम हो गया, प्रिपेयर्ड बाय राम्या। जब भी ऐसा केस हो, व्हेन यू आर अनेबल टू फिगर आउट कि यहाँ जब दो वर्ब हैं तो इस तरीके से काम होगा, तो जो भी आपकी आगे वाली जो फाइनाइट वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, बस उसके आगे टू बी लगा दें। द सैलड इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड बाय राम्या। आई होप इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज अच्छे से समझ आइए। नाउ वी आर अवेलेबल विद सम मोर एग्जाम्पल। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए हैं वो फर्स्ट आपका अटेम्प्ट था, तो हो सकता है उसमें कुछ चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, तो मैंने उसी के वैरायटी के कुछ एग्जाम्पल और लिए हैं ताकि वही कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करके आपको और ज्यादा क्लैरिटी से चीजें समझा पाऊँ। ऑल टीचर्स विल रीड द रिपोर्ट। ऑल टीचर्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, द रिपोर्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है ना। तो चलिए अदला बदली कर लेते हैं। द रिपोर्ट इधर आ गया, ऑल टीचर्स इधर चला गया, पहला काम खत्म। अब सेकंड बोलता है कि वन स्टेप फॉरवर्ड, विल,
विल कौन सा आपका टेंस का पार्ट होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी। सो द रिपोर्ट विल बी। ठीक, दूसरा काम खत्म। तीसरा बोलता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज। वर्ब क्या है? रीड। रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड। रेड बोलते रेड रेड हैं, लेकिन पढ़ते सॉरी इसको लिखते हम रीड ही हैं। ठीक है, रीड के तीनों फॉर्म रीड ही लिखे जाते हैं, लेकिन पढ़ने में जब हम अपनी बात बोलेंगे ना तो हम रेड बोलेंगे। आई रेड द बुक, मैंने बुक पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन लिखेंगे READ, तो विल बी रेड। लिखा देखो वही है, लेकिन पढ़ रहे हैं रीड। ठीक है, बाय का यूज करेंगे ऑल टीचर्स। देखो बन गया कितना इजीली। द रिपोर्ट विल बी रेड बाय ऑल टीचर्स। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। वी विल हैव टू चेक योर पेपर अगेन। देखो सेम प्रॉब्लम, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। जहां दो टाइप की वर्ब आ रहे हो और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि वो कौन सी टेंस की कैटेगरी में फॉल होगा, तो सिंपल है, वहां पर आप सिर्फ जो भी लगा हो आपका वर्ब सेम रखो, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे इज है तो आप R लगा सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी सिर्फ B लग जाएगा उसके आगे। क्या लगेगा? B। चलो देखते हैं कैसे। योर पेपर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और B हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, चलो तो ये आ गया योर पेपर। इधर V का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट अस। I का मी। ठीक है, he का हिम, they का them। ऐसे तो योर पेपर विल हैव सेम ऐसे ही रहेगा, टू भी ऐसे ही रहेगा, बस B लग जाएगा। योर पेपर विल हैव टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ना, चेक का थर्ड फॉर्म चेक्ड, बाय का साथ में होगा, अस हम पहले ही लगा चुके थे। अब ये जो होता है ना लास्ट में, ये कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसको हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो ये बन गया योर पेपर विल हैव टू बी चेक्ड बाय अस अगेन। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। टीना हैड फिनिश्ड द वर्क, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, द वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल, ये एज इट इज आएगा। वर्ब एक है हमारे पास, वो भी हमें मिल गई, तीनों काम हो गए। इधर ले आओ द वर्क, टीना। ठीक, फिनिश्ड, ED लगा है तो ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का वन स्टेप फॉरवर्ड पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्क, तो द वर्क वाज। नो, हेड तो मैंने मिस कर ही दिया, यहाँ तो हेड लगा हुआ है। हेड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? हेड होती है हमारी पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का एक स्टेप आगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। ठीक है, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय